आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है, धातु संक्रमण संकुलों के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रमिक गुण हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि इंग्लिश में इसका कहें तो स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसका है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और जब इसी में हमारा यानी कि लार्ज क्वेश्चन से बेसिक अगर कंप्लीट होगा तो हमारे जो बेसिक एमसीक्यू हैं एक एक नंबर के आते हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम यानी स्पेक्ट्रम के इसमें जितने भी टाइप हैं उनके टाइप को पढ़ेंगे। जैसे यानी फर्स्ट लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण बैंड, धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड और अंतर लिगेंड स्थानांतरण बैंड। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आया है 100% आगे भी आएगा, ऑर्गल डायग्राम्स किसे कहते हैं या फिर उसको डीपली समझाएं, या टेनाबो सुगानो आरेख या डायग्राम्स को समझाएं। और यहाँ पे लेपोर्ट का नियम, चैन नियम, इसके ब्रेकडाउन के रूल्स भी बताने हैं, और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम इसके बारे में यानी कि डीपली समझाइए। तो आप सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको यानी पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी। इसमें जो भी यानी कि अच्छी चीज़ है वो हमें बताएं, जो भी बुरी चीज़ है बताएं, कि ताकि हम उसमें को इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए वीडियो देरी ना करते हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम है इकाई 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये बुक में से दिया हुआ एक यूनिट है, संक्रमण धातु और धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रमिक गुण, जिसके बारे में हम ये आज डिस्कस करने वाले हैं। संभवतः हमने ये पढ़ा है कि जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक रंगीन आयन में रंगीन आयन बनाते हैं। और जैसे यानी जो स्पेक्ट्रम रहते हैं, दृश्य क्षेत्र में विकिरण ऊर्जा यानी कि लाइट को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषण करते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कार्बोनिल, हेक्सा, एक्वा। विलियन जो रहता है गुलाबी कलर का होता है, और कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड का जो विलयन रहता है, सॉल्यूशन रहता है, वो नीले कलर का रहता है। निकिल हेक्सा एक्वा का जो सॉल्यूशन रहता है वो हरे कलर का रहता है। और इसमें अमोनिया मिलाने पे ये किस कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। क्रोमियम हेक्सा एक्वा जो इसका कलर रहता है बैगनी रहता है, और इसका अपचयन करने पे ये चटक नीला हो जाता है। प्रायः ये जितने भी यानी कि कॉम्प्लेक्स हैं कलर एक ही पोजीशन पे आने पे बनाते हैं। जब इनका जो इलेक्ट्रॉनीय गुण होता है, एक यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जैसे ही जंप करता है तो उस जंप करने के लिए उसको थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए रहती है। जब वो ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो क्या अपने कलरफुल जो रहता है आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनीय स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। यह संकुलों में से ये स्थानांतरण अक्सर डीडी संक्रमण कहलाते हैं। यानी कि अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आए कि डीडी संक्रमण किसे कहते हैं या अंतरण को समझाइए, तो आप जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसी को हम डीडी संक्रमण कहते हैं। कि जब यानी कि एक ऑर्बिटल में से यानी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, तो जंप करने के लिए उसे कुछ ना कुछ यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वह क्या करते हैं कि रंगीन आयन बनाते हैं। इसी को हम यानी कि आवेश स्थानांतरण या डीडी संक्रमण तत्व कहते हैं, डीडी संक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले आणविक संकुल, क्योंकि जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले आणविक संकुल धातु डी अभिलक्षण के होते हैं। यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं वो उसमें क्या होता है, जो डी
कक्षक रहते हैं उनके क्या होते हैं, गुण होते हैं या विलक्षण होते हैं। और यह अष्टफलकीय संकुलों या फलकीय संकुलों ईजी और T2G अथवा चतुष्फलकीय T2 कक्षक होते हैं। स्पष्ट है कि उत्पन्न रंग इन कक्षकों के बीच, यानी इनसे ये जो हमने पढ़ा है इससे स्पष्ट है कि उत्पन्न इन रंग के कक्षकों के बीच के अंतर पर निर्भर करता है, क्योंकि यह अंतर डेल ई, यानी कि डेल ई को एनर्जी से डिनोट कर रहे हैं हम, संकुल की ज्यामिति, लिगैंड की आकृति या प्रकृति और केंद्रीय धातु की अपचयन अवस्था और कारकों पर निर्भर करती है। संकुलों के इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम गुण इसमें आबंधन और संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसमें से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसमें से एक नंबर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कोबाल्ट हेक्सा एक्वा का जो सॉल्यूशन रहता है किस कलर का रहता है, यानी कि आपको फॉर्मूला दिया जाए और आपको कलर पूछा जाए, कलर में 4 ऑप्शन दिए जाएं, तो आपको ये जो रहते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और किस में, यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स में अमोनिया मिलाने पे यह चटक नीला हो जाता है या नीला हो जाता है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के किस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या रहता है ये हमें पता होना चाहिए। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो किस तरह से रंगीन आयन शो करता है बताते हैं, वो ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये 1 नंबर के में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है। अब स्पेक्ट्रम के हम टाइप पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम के डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो हम इसे DD संक्रमण भी कह सकते हैं या फिर लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सेकंड आ जाता है आवेश स्थानांतरण वेंट या इंग्लिश में कहें चार्ज ट्रांसफर वेंट। और थर्ड आ जाता है मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वेंट, यानी जो मेटल्स रहती हैं वहाँ से लिगेंड क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का, चार्ज का को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और थर्ड आ जाता है इंटरलिगेंड ट्रांसफ़र। तो चलिए हम देरी न करते हुए इन जो स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। DD संक्रमण या लिगेंड स्थानांतरण बैंड। ये अवरक्त के निकट, यानी कि जो DD स्पेक्ट्रम होता है, लिगेंड जो अवरक्त किरणें रहती है उसके निकट दृश्य तथा परावैंगनी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो अवरक्त, यानी कि लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम कहाँ पे बनता है, परावैंगनी क्षेत्र में बनता है। परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं जिनकी, यानी कि रेंज रहती है 1000 से 333 नैनोमीटर तक होती है। अतः DD अंतरण का अध्ययन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में ही सीमित होता है, क्योंकि ये यानी कि लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम का जो स्टडी रहती है वो क्या एक दृश्य क्षेत्र में ही या विजुअल रेज में ही क्या होती है, विजुअल फील्ड में ही सीमित रहती है। इसकी व्याख्या CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा भी की जा सकती है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा भी की जा सकती है, किसकी, लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रम की। और LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी द्वारा भी इसकी क्या डिस्क्राइब या व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि इसमें निम्न जो आवृत्तियाँ रहती हैं, आवृत्तियाँ प्रयोग द्वारा ज्ञात करना क्या पॉसिबल नहीं होता है और इनकी उच्च आवृत्तियों को यद्यपि प्रयोगों द्वारा ज्ञात करना आसान होता है, यानी कि जो उच्च आवृत्ति रहती है उसको प्रयोगों द्वारा हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ये आवेश स्थानांतरण बैंड और अंतर स्थानांतरण बैंड द्वारा ढक लिए जाते हैं। अतः DD संक्रमण के इस स्पेक्ट्रमों का अधिक उपयोगी नहीं होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बैंड प्रमुखतः धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के 2T
2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन EG कक्षक के उत्तेजन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यानी कि उत्तेजित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके फलस्वरूप क्या कौन सा यानी कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लिगेंड इस फील्ड स्पेक्ट्रम हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। सेकंड ये यानी स्पेक्ट्रम की बात करें हम तो आवेश स्थानांतरण बैंड। अब इससे हम यानी कि इसी के नाम से ही इसमें जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा होगा इस बैंड में। ये प्रमुखतः लिगेंड के M/L सिग्मा तथा या पाई आबंधन कहते हैं। यानी कि इसको ML सिग्मा या पाई आबंधन कहते हैं। ये यानी कि क्वेश्चन याद रखना, पेपर में यही पूछा जा सकता है, ML या सिग्मा या पाई आबंधन या बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें आवेश स्थानांतरण बैंड ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2024 में। आप एक बार पेपर देख लीजिएगा, यानी कि इसमें 100% ये पूछा गया है, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। आणविक कक्षक में धातु आयन अनावंधी या विपरीत आबंधी होते हैं। आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण उत्पन्न होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वह क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसकी व्याख्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के से नहीं की जा सकती है। जो आवेश स्थानांतरण बैंड है उसकी व्याख्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकती है। इसकी जो डिस्क्राइब है इसको हम तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ही इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल है। ये लिगेंड की धातु आयन को उपचयित करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं या बताते। सामान्यतः ये लिगेंड से धातु आयन आवेश स्थानांतरण बैंड होते हैं जो अत्यंत प्रबल होते हैं। ये उन बैंड या उन संकुलों के अक्सर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं जिन लिगेंड के पाई स्पेक्ट्रम होते हैं या उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम लिगेंड या स्पेक्ट्रम की बात करें, धातु से मेटल लिगेंड स्पेक्ट्रम। अभी हमने क्या पढ़ा था, आवेश चार्ज ट्रांसफर बैंड, पर अब हम पढ़ेंगे मेटल से जो मेटल लिगेंड हैं वहाँ से चार्ज ट्रांसफर बैंड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आवेश स्थानांतरण बैंड या फिर अंतरा लिगेंड बैंड। ये बैंड सामान्यतः धातु आयन के अनावंधी या विपरीत आबंधी आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन के लिगेंड पर स्थित विपरीत आबंधी आणविक कक्षक में स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं। धातु आयन की लिगेंड को अपचयित करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। सामान्यतः ये बैंड धातु आयन या अपनी उपचयन अवस्था में परावैंगनी क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और कभी कभी इनके जो अंश दृश्य क्षेत्र में भी क्या देखने को मिल जाते हैं। दृश्य क्षेत्र यानी कि विजुअल फील्ड में भी देखने को मिलते हैं। सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि इनमें जो स्पेक्ट्रम में स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी जो ट्रांजिशन एनर्जी हो रही है वो अक्षीय लिगेंडों की पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही क्षमता के साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे लिगेंड की पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही की क्षमता बढ़ती जाती है वैसे ही DYZ कक्षकों की क्या ऊर्जा में पाई लिगेंड कक्षकों के सापेक्ष कम होती है और इस तरह से T2G मेटल पाई स्टार लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड की उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिगेंड की बात करें हम तो आवेश स्थानांतरण बैंड। ये बैंड एक कक्षक से दूसरे कक्षक में आवेश अंतर स्थानांतरण बैंड यानी कि जो अंतर लिगेंड हैं वह यानी कि ये लिगेंड एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होते हैं और परावैंगनी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। ये क्या परावैंगनी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं जिसमें ML तीव्र
ml तीव्र आवेश में बैंड आसानी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि ये अन्य बैंड में से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं और ये ml के बंध के सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। संक्रमण धातुओं के संकुलों के आरेखों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन मॉडल पर आधारित है और किसी भी संकुलों में ये प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अतः आद्य स्पेक्ट्रमों की व्याख्या के दौरान इन पर विचार करना आवश्यक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रमी आद्य अवस्था अंतर संबंध आरेख। संकुलों के ऊर्जा स्तर आरेख विकसित करने के लिए प्रारंभ मुक्त आयन डीएन विन्यास किया जाता है, जिसमें अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण और आसपास के लिगेंड के प्रभावों को जोड़ते हैं। यानी कि हम आगे D1, D2, D3, D9, D8 के विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये विन्यास आया है इसी आद्य स्पेक्ट्रम अवस्था अंतर संबंध के आरेख से ही वह विन्यास आया है, जिसमें संकुलों के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक उससे दूसरे कक्षक में जंप कर रहा है, तो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से किस कक्षक में जंप कर रहा है उसके बारे में हम D3, D1 विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे D1 विन्यास है तो वो उसका विभाजन किस तरह हो रहा है और वो किस तरह यानी किस कक्षा से किस कक्षा में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है कि संकुलों के ऊर्जा स्तर आरेख को विकसित करने के लिए प्रारंभिक मुक्त आयन के डीएन विन्यास से लिया गया है। एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है जिसमें अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण और आवेश के लिगेंड फील्ड को प्रभाव को जोड़ते हैं। ये आपको ये डायग्राम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे एन यानी कि बन लिया है और यहाँ पे यानी कि हल्का ब्लर सा दिख रहा है, पर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि आपको ये डायग्राम समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर पूरे D1 से लेकर तो D10 तक का दिया हुआ है, पूरा डायग्राम इसी में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अष्ट क्षेत्र में D2 आयन के लिए अंतर संबंध अमुक्त पद दुर्बल पद क्षेत्र, यानी कि जो अ वाला यह पार्ट दिया है यहाँ पे क वाला, इसमें ये पूरा क्या है, फ्री आयन पद है। और जैसे हम खा में जाते हैं, खा में जैसे ही जंप करेंगे तो जो वीक फील्ड है यहाँ पर, ये क्या है, वीक फील्ड है, यहाँ पर फ्री है। और जो यहाँ पर फील्ड हो रही है वो ये क्या, कौन सी फील्ड हो रही है, वीक फील्ड प्रिपेयर हो रही है। अब जैसे ही जाते हैं हम यानी कि नेक्स्ट ग वाले ऑप्शन पे, तो माध्यमिक फील्ड क्षेत्र, तो ये मीडियम फील्ड है। इसके बाद में जो गा का ऊपर की ओर जा रहा है ये मीडियम फील्ड है। घा यानी प्रबल क्षेत्र हो जाता है घा वाला, जहाँ पे क्या पूरी फील्ड है, और डा हो जाता है प्रबल क्षेत्र आद्य उत्तेजित विन्यास, यानी कि उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उसके बारे में दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, D1 से D9 विन्यास क्या है, इसको समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है, यह हमें पता था। किसी आवेश विन्यास के पदों में विपाटन का कारण होता है और D1 विन्यास सरलतम होते हैं। D1 जो विन्यास है वो सरलतम होते हैं, क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। D1 में क्या है, केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों का विभाजन नहीं होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसकी आद्यावस्था पद 2D है जो अष्टफलकीय क्षेत्र में 2T 2G और 2EG पदों में विभाजित होते हैं। D कक्षकों के L T 2G और EG समूह के अनुरूप होता है। दुर्बल अष्टफलकीय पदों की ऊर्जा इस प्रकार होती है कि औसत ऊर्जा अर्थात गुरुत्व केंद्र के गोलाकार क्षेत्र में उत्पन्न मुक्त पद आयन के बराबर होती है। D9 विन्यास के D स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए खाली
जगह अर्थात छिद्र होते हैं। इस तरह से विन्यास के डी स्तर इलेक्ट्रॉनों को खाली जगह अर्थात छिद्र में होते हैं। इस तरह से D1 विन्यास का व्युत्क्रम माना जाता है। इन दो विन्यासों की आद्य अवस्था मुक्त आयन पद D2D1 भी समान होती है, जो अष्टफलकीय क्षेत्रों में उन्हीं दो स्तरों में विभाजित हो जाती है। हालांकि D9 धातु में इन दो स्तरों का जो ऊर्जा क्रम रहता है D1 प्रकरण के लिए प्रदर्शित करता है। क्रम ठीक ही व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो क्रम रहेगा वही उसका ठीक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। और छिद्र की संकल्पना अन्य सभी Dn के विन्यासों में भी लागू इसी तरह लागू होती है। D2 और D8, D3, D7 आदि के भी सभी समान आद्य अवस्था पद हैं, लेकिन अष्टफलकीय क्षेत्रों में एक क्षेत्र विभाजन में एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम संबंध का नियम भी यहाँ पर आता है। अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय समितियों में पाया जाने वाला इन समितियों के क्रिस्टल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों के व्युत्पन्न विभाजन क्षेत्र देते हैं। यह संबंध इस चित्र में इलेक्ट्रॉन प्रतिघटन प्रभाव जोड़ देने से भी बना जा सकता है। कोई भी मुक्त आयन पद अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय क्षेत्रों द्वारा उन्हीं के नए पदों में विभाजित हो जाएगा। जी और यू प्रतीकों को जोड़कर प्रतीक चतुष्फलकीय संकुलों में से ये महत्वहीन होते हैं, किंतु इन दो समितियों के लिए ऊर्जा का क्रम विपरीत रहता है। जैसे अब हमने D1 से लेकर तो D9 तक यानी कि इसमें पढ़े थे, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह जंप करता है अपने मुक्त आयन को छोड़कर, विपाटन हो पाता है कि नहीं, इजीली यानी ट्रांसफ़र हो पाता है कि नहीं, इसके बारे में हमने क्या स्टडी की थी। अब हम D2 विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। D2 विन्यास में इलेक्ट्रॉन अंतरक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें आद्य अवस्था में मुक्त आयन पद F3F प्राप्त होता है, जो उत्तेजित अवस्था में प्राप्त 3P D1 और S1 प्राप्त होते हैं। आगे के कदम इन पदों पर लिगेंड क्षेत्र का आकलन किया जाता है। चित्र में D2² का मुक्त आयन पद दिया जाता है, जो साथ ही में दुर्बल और प्रबल अष्टफलकीय क्षेत्र प्रभाव दिखाया गया है। दुर्बल और प्रबल क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं द्वारा उनके क्षेत्रों के प्रभावों का आकलन आसानी से किया जा सकता है। SPDF पदों के तरंगों की सम्मति SPDF आदि कक्षकों के तरंगों के फलन के अनुरूप होती है। इसका अर्थ है कि D कक्षक पद में अष्टफलकीय क्षेत्रों में ठीक उसी तरह विभाजित होती है जिस तरह D कक्षक होते हैं। F पद उसी तरह विभाजित होते हैं जैसे यानी कि F कक्षक होते हैं। इसी प्रकार D2 विन्यास की अंतर अवस्था F3F पद अष्टफलकीय क्षेत्र में 321G, 32T2G, 3A2G विभाजित हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। अगर अष्टफलकीय क्षेत्र में D पदों का विभाजन होता है तो S में A1G होगा, P में T1G होगा, D में EG प्लस 2DG होगा, F में A2G प्लस T1G प्लस T2G होगा। G में जैसे ही हम जंप करेंगे G तो A1G, EG, T1G और T2G, और H में जैसे ही जंप करेंगे EG प्लस T1G प्लस T2G, और I में जंप करेंगे तो A1G, A2G, EG, T1G, T2G, T3G। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D1 और D2 का। D1 और D2 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, D1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये D2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अष्टफलकीय क्षेत्रों में पदों का विभाजन D1 विन्यास और D2 विन्यास का। अब D2 विन्यास से Dn विन्यास के अंतर संबंध को समझाइए। D2 और Dn
संकुलों के अंतर संबंध में D2 से D8 अष्टफलकीय चतुष्फलकीय के अंतर संबंध के आरेख चित्र नीचे दिए गए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी ऐसी बात नहीं है। चित्र संकल्पना और अष्टफलकीय चतुष्फलकीय प्रतिलोपन का लाभ लेकर इन दोनों ज्यामिति के साथ सभी 7 विन्यासों को केवल 4 आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इनकी जो ज्यामिति रहेगी, सभी 7 ज्यामिति को केवल 4 आरेखों में ही क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया गया। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय प्रतिलोपन का लाभ लेकर, और इसमें प्रत्येक आरेख में D5 को छोड़कर, जो यानी इसका प्रत्येक आरेख रहेगा D5 को छोड़कर मुक्त 4 आयन केंद्र दर्शाए गए हैं, जो Dn अष्टफलकीय तथा D10-n चतुष्फलकीय विभाजन दाहिनी ओर, D10-n अष्टफलकीय तथा DN चतुष्फलकीय विभाजन बाईं ओर दिए गए हैं। केंद्र के दोनों ओर बाहर की ओर बढ़ने पर क्षेत्र सामर्थ्य या फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। केवल निम्न ऊर्जा पद में ही सम्मिलित होते हैं। इन सभी आरेखों में एक बात देखने को मिलती है कि यह लिगेंड क्षेत्र बढ़ता जाता है तो अनेक ऊर्जा स्तर को एक दूसरे ऊर्जा स्तर को क्या काटते हुए आगे बढ़ना देखने को मिलता है। किंतु इस एक दूसरे को काटने वाले ऊर्जा स्तर और चक्रण बहुता स्पिन मल्टीप्लिसिटी भिन्न भिन्न होती है। एक सामान्य नियम है कि सामान्य प्रतीकों वाले स्तर कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कभी एक दूसरे जो सामान्य प्रतीक रहेंगे उनके एक ऊर्जा स्तर कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और कुछ विन्यास D4, D5, D6, D7 एक दूसरे को काटकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। आद्य अवस्था परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण के लिए D5 मुक्त आयन निम्न ऊर्जा स्तर पद D6 होते हैं जो दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में विभाजित होते हैं। 6A1G आद्य अवस्था बनता है। माध्यमिक क्षेत्र में हालांकि 2TG स्तर की ऊर्जा कम होकर 6-1G से भी हो जाता है और आद्य अवस्था बन जाती है। इसमें चक्रण बहुता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी यह 6 से 2 परिवर्तन होता है। अनयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाती है और चक्रण उच्च चक्रण से निम्न चक्रण में संक्रमण होता है। इनके विपरीत अष्टफलकीय D2, D3, D8, D10 संकुलों की आद्य अवस्था सभी क्षेत्र में समान बनी रहती है। उदाहरण के लिए TiL6 2 धनायन D2 संकुलों की आद्य पद डेल 0 के सभी मानों में 3T1G रहता है। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे संकुलों में अनयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चाहे लिगेंड कोई भी हो, यह अंतर संबंध के पूर्ण वर्णित सिद्धांत के अनुरूप होते हैं। अब ये आपको यानी हम उनका डायग्राम दिखा देते हैं। ये D2, D8, D3, D7 के क्या हैं डायग्राम्स हैं। D4, D6, D5 यहाँ पर। अब हम जो इसके नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेल तथा टेनाबो सुगानो आरेख 100% आता है, और इसको मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझ पाऊँ। ऑर्गेल डायग्राम्स, और फिर ऑर्गेल डायग्राम्स के बाद यानी कि इसका जो डायग्राम्स है ये, और ऑर्गेल डायग्राम्स के बाद टेनाबो सुगानो आरेख, ये क्योंकि उसी का जो ऑर्गेल डायग्राम्स है उसकी जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या पूरी तरीके से ऑर्गेल डायग्राम द्वारा नहीं की जा सकती है। तो तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टेनाबो और सुगानो, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिर से स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके डायग्राम से की, यानी कि उस डायग्राम से की है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और फिर उसके बाद लेपोर्ट का नियम है और उसके भंजन के नियम भी, यानी कि ब्रेकडाउन्स रूल भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चन है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, दैट इज 100% कमिंग इन दिस पेपर।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे यूनिट 1। थैंक यू दिस वीडियो।